नमस्कार। इससे पहले हमने जो है वैदिक सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, साथ में एमसीक्यू करे। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो है महाजनपद काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महाजनपद एक न एक जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, किस प्रकार से जो है महाजनपद ओवरव्यू जानकारी बताऊंगा। उसके बाद आप गिन के 60 क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेना। 60 क्वेश्चन आप मेरे साथ हल कर लेना, आपका जो है इस टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई सवाल नहीं बचेगा। कोई भी एग्जाम में आप जाइए, यहाँ पर आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आसानी से आप जो है सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे परीक्षा में भी। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कौन कौन से महाजनपद है, कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए। याद होना चाहिए कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ था, ये पता होना चाहिए। बाकी जो शासन है, जैसे किस प्रकार से शासन किए लोगों ने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा महाजनपद जो कि शक्तिशाली मगध महाजनपद था। और उसके बाद राजाओं का उदय हुआ। वैदिक काल तो हमारा शांति प्रिय जैसे भी रहा, लेकिन उसके बाद जो भी आता है वहाँ पर जो है साम्राज्य स्थापित होता है। मगध साम्राज्य होता है। उसके बाद मगध क्षेत्र में विभिन्न राजवंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। और ये जो है सीजी व्याप में पूछा जाता है, कुषाण वंश क्या है। ठीक है, हर्यक वंश से पूछा जाता है, शिशुनाग वंश से पूछा है। तो ये प्राचीन भारत की जो है खासियत है, यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे ही ये राजवंश थोड़ा शांत होते हैं, उसके बाद विदेशी आक्रमण होता है। सिकंदर आक्रमण करता है, सायरस, डायरस, ये लोग आक्रमण करते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। उसके बाद आप गिन के जो है 60, केवल 60 क्वेश्चन आप मेरे साथ हल कर लेना। आपका जो है ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्लास को समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले महाजनपद किस प्रकार से उदय होता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो महान कबीले के पैर यहाँ पर जो है पड़ते हैं। महाजनपद मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े साम्राज्य निर्माण, जन महाजन, ये बड़े बड़े साम्राज्य निर्माण, शहरों का उदय हुआ इसके अंतर्गत। दरअसल क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे, उत्तर वैदिक काल का जो एंड होता है, उसके बाद जो है लोग यहाँ पर उपजाऊ जमीन इस्तेमाल करने लगते हैं। अच्छी जो है यहाँ पर वर्षा, नदियाँ होने लगती है। उसके बाद जो है अधिक उत्पादन यहाँ पर होने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। स्थायी रूप निवास करेंगे तो अपना जो है एक घर बनाएंगे और वो एक जगह पर रहना शुरू कर देंगे। एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर कितने लोग रहेंगे, सभी लोग का समूह बनेगा और उस प्रकार से जो है एक कबीला बनेगा वहाँ पर, गांव क्षेत्र टाइप से। उसके बाद उस पर जो है एक शासन करने वाला क्षेत्राधिकार, अपना जो है अपना जैसे एरिया बनाएंगे कि मेरा ये क्षेत्र है, इस प्रकार से। उसके बाद स्थायी निवास रखेंगे और जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों में समझ बढ़ेगा और जो है यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। कुछ साम्राज्य तो बड़े हो जाते हैं, जैसे महाजनपद, महाजनपद काल में जो है यहाँ पर साम्राज्य बड़े हो जाते हैं और महाजनपद का यहाँ से उदय होता है। क्लियर है। ये महाजनपद के उदय से लेकर है। आप इसको जो है अनुमान भी लगा सकते हैं कि महाजनपद का अनुमान कैसे उदय हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे जो है अपने दिमाग पर आप थोड़ा सा जोर डाल के सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक्टिविटी इसमें सीखने में मजा आएगा। इसके बाद जितने भी, जैसे अंगुत्तर निकाय था बौद्ध ग्रंथ में, जो बौद्ध धर्म है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें एक अंगुत्तर निकाय था, उसमें 16 महाजनपद का जो है उल्लेख किया गया है। तो इन 16 महाजनपद की कहाँ पर है भारत में, ये जो है आपको पता होना चाहिए। मैप के थ्रू आपको जो है यहाँ पर बना के समझाया जाएगा। इसके बाद इनका राजधानी भी आपको जो है याद होना चाहिए। राजगृह जो है ज़्यादा पूछा जाता है, मगध का राजगृह कौन था, बाद में इसको पाटलिपुत्र बनाया गया, ये भी जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमें जो 16 महाजनपद है उसको हम एक बार याद कर लेंगे। अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा रिवीजन यहाँ से कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि हमारा जो है एमसीक्यू टारगेट कितना है, 60 क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ, जो कि पूरे सभी चीज़ों को कंप्लीट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर मैप दिखा रहा है। आपको इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर आप ये चाहें तो इसको देख सकते हैं, 2-3 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ये आपका क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद आप भारत के मैप को देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से ये जो है भारत का मैप है और कहाँ कहाँ पर कौन सा महाजनपद है, इसको आप यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर ये भारत का मैप हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये जो है क्या है, बिहार। यहाँ पर क्या है, मगध।
मगध देखो यहाँ पर इसकी राजधानी कहाँ था, राजगिरी, बाद में इसको कहाँ किया, पाटलिपुत्र किया गया। तो ये जो है शक्तिशाली जो है यहाँ पर जनपद है, ठीक है, महाजनपद है। उसके बाद वज्जी, जो कि यहाँ पर ब्रिज कहा जाता है इसको। आप चाहे तो क्रम से भी याद रख सकते हैं, जैसे अंग अंग हो गया। अंग का होता है चंपा, भागलपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। आप शुरू से अंग से याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है डायरेक्ट याद कर सकते हो इमेज के थ्रू। तो इमेज के थ्रू आप यहाँ पर मगध को देख लिए तो याद हो जाएगा, मगध आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और अंग आपका याद रखना बिहार में, ठीक है, बिहार में अंग हो गया, मगध हो गया, ठीक है, दो हो गया। काशी, काशी कहाँ है, तो वाराणसी में, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, काशी वाराणसी यूपी में। तो ऐसा आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और सभी को देख लीजिएगा। मगध हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया, वत्स, राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी यहाँ ये हुआ है राजधानी, ठीक है। उसके बाद पांचाल, अहिच्छत्र यहाँ पर दिया हुआ है यूपी में। मल्ल यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट है, मल्ल, कुशावती या कुशीनगर या और पावा, ये आपका जो है यूपी के अंतर्गत यहाँ पर पड़ता है। तो एक राज्य को यहाँ अंदर देखो और इसके अंतर्गत कितने जो है यहाँ पर महाजनपद है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे काशी हो गया, वत्स हो गया, मल्ल हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है। उसके बाद सूरसेन, मथुरा, ठीक है। इसके बाद इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर ये जो कुरु है, कुरु का जो है यहाँ पर इंद्रप्रस्थ दिया गया है। उसके बाद तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला दिया हुआ है, गांधार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तक्षशिला से ज़्यादा बनता है। तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान साइड है, ठीक है, पेशावर यहाँ पर पाकिस्तान में तक्षशिला। और अफगानिस्तान में यहाँ पर देखेंगे क्या है, अफगानिस्तान में दो चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे, कम्बोज हो गया, हाटक हो गया इसका, ठीक है, गांधार, तक्षशिला, यहाँ पर पांचाल, सुरसेन हो गया, मत्स्य, विराटनगर यहाँ पर राजस्थान के अंदर, अवंती उज्जैन के अंतर्गत हो गया। अस्मक पोटली, यहाँ पर आपको जो है अस्मक पोटली गोदावरी नदी के दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है, तो अस्मक, आपको इसको याद रखना है। दक्षिण भारत का एकमात्र जो है, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है ये, ठीक है। चेदी महाजनपद, जो छत्तीसगढ़ में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सुक्तिमती इसकी राजधानी है, चेदी का जो है शक्तिमती या सुक्तिमती बोलते हैं, उत्तर यहाँ पर बुंदेलखंड आपका पड़ता है, ठीक है। वज्जी हो गया, ये आपका जो है यहाँ पर पॉइंट को याद रखना कि यूपी और बिहार, यूपी बिहार जो है यहाँ पर ये संघ के अंतर्गत आता है, संघ गणराज्य, संघ यहाँ गणतंत्र होता है। ये पॉइंट आगे भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा है, ये सभी का जो है आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जो है थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अब सवाल आता है कि जैसे महाजनपद की क्या इसका खास बात क्या है, क्यों ऐसा किए लोग। तो जो सो इसमें महाजनपद में क्या होता था, किलों का निर्माण होता था, जो किले हैं उसका किलों का जो है निर्माण होता है था इसके अंतर्गत, ताकि जो बाहरी आक्रमण है उससे रक्षा कर सकते हैं। और कई लोग तो इसमें अपनी शान दिखाने के लिए इसको किला बनवाते थे। तो महाजनपद में लगातार जो है आपस में जितने भी महाजनपद है आपस में जो है संघर्ष होते रहता था। धीरे धीरे जो है मगध जो महाजनपद है ये जो है अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में यहाँ पर उभरा, ठीक है। ये मगध महाजनपद है, मगध साम्राज्य हुआ। तो मगध के अंतर्गत उदय के कारण क्या थे, देखो इसका उदय के कारण और भी देखो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्र पूरा पूरा फायदा इसका हुआ, किसका, भौगोलिक क्षेत्र के कारण। यहाँ पर लोहे की खान मिलता था, लोहे का खान मिलने लगा तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर अधिक मात्रा में हथियार बनाए गए, ठीक है, हथियार बनाए गए। और यहाँ पर गंगा नदी, जैसे आप देखेंगे गंगा नदी यहाँ पर बहती है, तो गंगा नदी के तट पर यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसको जो है यहाँ पर गंगा नदी तट पर मैदान यहाँ पर उपजाऊ मिल गया इसको, ठीक है। तो अधिक उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा तो धन अधिक होने लगा, जिससे सेना का निर्माण होने लगा। और साथ में यहाँ पर जंगली लकड़ी और साथ में यहाँ पर हाथी की प्राप्ति होने लगी, ठीक है। इसकी राजधानी राजगिरी था, बाद में इसको जो है पाटलिपुत्र। राजगिरी का अर्थ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ, ठीक है, 5 पहाड़ी से जो है ये घिरा हुआ था। तो इसका जो है भौगोलिक क्षेत्र भी फायदेमंद है यहाँ पर, इसीलिए जो है ये प्राकृतिक सुरक्षा भी इसको मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए उभरा। यहाँ पर जो मगध क्षेत्र के जो राजवंश थे पहले, वो थे हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आते हैं, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे, तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक या अवस्थिति है, और यहाँ पर गंगा नदी का मैदान था, लकड़ी से हाथी प्राप्ति, और इस प्रकार से राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ी से घिरा, यहाँ पर प्राकृतिक सुरक्षा भी से प्रदान करता था, ठीक है। यहाँ पर और साथ में यहाँ पर देखें क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब चलिए हम इसमें राजवंश के बारे में पढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो आगे है, देखो मगध क्षेत्र में जो विभिन्न राजवंश थे किस प्रकार से थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं राजवंश। पहला थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, हर्यक, शिशुनाग वंश, और इसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश यहाँ पर। ठीक है, तो हर्यक वंश के बारे में सभी जानते हैं, तो 544 बीसी से लेकर यहाँ पर 413 बीसी तक। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो है ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 544 बीसी से लेकर 413 बीसी तक जो है यहाँ पर हर्यक वंश का शासन रहा। हर्यक वंश में कौन कौन शासक आया, तो हर्यक वंश में देख सकते हैं पहला नंबर जो है वो बिंबिसार है, बिंबिसार है यहाँ पर। उसके बाद अजातशत्रु उद्दीन है, और यहाँ पर एक होता है नागदशक जो कि लास्ट शासक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ें पूछा जाता है हमेशा उसको मैं यहाँ पर डिटेल से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 600 बीसी से लगभग यहाँ पर शासन होता है। 500 बीसी में 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक जो है यहाँ पर बिंबिसार शासन करते हैं। बिंबिसार क्या थे, प्रथम शक्तिशाली शासक था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश का, जिसका किसका वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। राजगिरी को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, बिंबिसार का जो राजवैद था उसका नाम था जीवक। ये सवाल पूछा गया है तो इसको आप याद रखिएगा, जीवक राजवैद। ठीक है, क्या था, जीवक, इसको आप याद रखेंगे, आपको दिख रहा है, तो ये जीवक था इसका राजवैद। ठीक है, बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे ये सब महावीर, जो कि बिंबिसार थे। ठीक है, इतना ही आपको जो है पॉइंट याद रखना है। अजातशत्रु क्या थे, अपने जो है ये अजातशत्रु क्या किए, अपने पिता के जो बिंबिसार है उनको हत्या करिया और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, साम्राज्य का मतलब अधिक जोर दिया इन्होंने। इसका देखेंगे हम डिटेल से। ये जो अजातशत्रु है, अभी की जो बाहुबली है उसमें जो भल्लाल देव होता है उससे जो है तुलना किया जाता है। इन्होंने एक थे रथ बनवाया था जो कि उसी टाइप से था, जो जैसे बाहुबली में भल्लाल जो रथ आगे चक्री घूमता है, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर अजातशत्रु ने बनाया था। दो हथियार का निर्माण कराया था, महाशिला कंटक और एक था रथ मुसल, इन्होंने जो है बनाया था। उसके बाद उद्दीन आता है, तो उद्दीन जो है यहाँ पर इनका जो है अपने अजातशत्रु को मतलब अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठ जाते हैं। पाटलिपुत्र जो है ये राजधानी बनाते हैं। तो अगर सवाल आता है कि जो पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया, तो वो जो उद्दीन ने बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था ये, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे हमारा आता है नागदशक। नागदशक क्या था, हर एक वंश का जो है अंतिम शासक था, अंतिम शासक। इन्हें जो अमात्य सेनापति जो शिशुनाग के, नागदशक जो है मतलब शिशुनाग के जो सेनापति थे, वो क्या किए, वो नागदशक को गद्दी से हटा दिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हर्यक वंश जो है खत्म हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बिम्बिसार के बारे में, बिम्बिसार ने किस प्रकार से 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक यहाँ पर है इन्होंने। ठीक है, ईसा पूर्व में हम इसको काउंट करेंगे। प्रथम शक्तिशाली शासक, और यहाँ पर क्या थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजगिरी को उन्होंने राजधानी बनाया था, राजवैद का नाम इनका जीवक था, और बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे ये। उनके बाद अजातशत्रु आते हैं, ये 492 से लेकर 460 बीसी तक ही रहते हैं, और ये अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठता है। राज्य साम्राज्य का विस्तार पर अधिक जोर देता है ये, और बुद्ध काउंसिल का आयोजन राजगृह में करवाता है, ये आपका याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का निर्माण, मृत्यु प्राप्ति इसी के समय में प्राप्त होता है। ठीक है, दो हथियार यहाँ पर याद रखेंगे, इसको जो है साम्राज्य विस्तार में इन्होंने तेज किया था। दो हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि महाशिला कंटक और रथ मुसल था। महाशिला कंटक और रथ मुसल, ये दो चीज़ें था। उद्दीन आते हैं, उद्दीन जो है अपने पिता अजातशत्रु को भी मारकर गद्दी पर बैठते हैं, नई राजधानी इन्होंने जो है पाटलिपुत्र बनाता है। ठीक है, नागदशक आते हैं, ये जो है अंतिम शासक होते हैं नागदशक। ठीक है, इनका शिशुनाग सेनापति इनको हटा के गद्दी पर बैठ जाता है। शिशुनाग वंश शुरुआत होता है 413 बीसी से 345 बीसी तक यहाँ पर चलता है। शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग यहाँ पर उनका शिशुनाग का बेटा जो है कालाशोक, ये जो है वो इनका ज़्यादा कुछ नहीं रहता, शिशुनाग जो बैठते हैं और फिर उसका बेटा बैठता है। अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया था इन्होंने, बस इतना काफ़ी है इनका है। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नंद वंश शुरुआत हुआ है। नंद वंश का संस्थापक कौन होता है, महापद्मनंद और पुत्र घनानंद, धनानंद बोलते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा नंद वंश था वो इस प्रकार से था, यहाँ पर 345 से लेकर 321 तक।
पहला जो थे महापद्मनंद संस्थापक थे और घनानंद जो है धनानंद इसका पुत्र था, जो कि बहुत ही अय्यासी था। इसी समय जो है सिकंदर आक्रमण करता है। यहाँ पर महापद्मनंद बहुत ही बेहतरीन एक छत्र सम्राट थे। ठीक है, इनको जो है उपाधि मिला था एक राठ या एक छत्र की उपाधि मिला था। पहला गैर क्षत्रिय शासक, देखिए गैर क्षत्रिय शासक है। अन्य नाम इनको जो है बोला जाता है क्या, सर्व छत्रांतक। इसको आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्या है ये सर्व छत्रांतक, इसको आपको याद रखना है। धनानंद के समय क्या होता है, धनानंद के समय सिकंदर आक्रमण करता है। इसी समय में बहुत ही एरोगेंट और जो है यासी किस्म का ये आदमी, मतलब जनता का शोषण करने वाले थे ये। कौन, ये धनानंद। ठीक है, अधिक कर लगाते थे, अधिक करारोपण करते थे। जनता परेशान हो गई थी। इसी समय जो आते हैं कौटिल्य, जो है कौटिल्य आते हैं और इसके दरबार में बताते हैं कि सिकंदर जो है आक्रमण कर चुके हैं, लेकिन उनका जो है यहाँ पर अपमान किया जाता है। जिस वजह से जो कौटिल्य हैं वे रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं और उसको देखकर एक कुशल नेतृत्व के रूप में देखकर उसको जो है शिक्षा देते हैं। ठीक है, उसको बताते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पर, तो आगे जो है कौटिल्य के मार्गदर्शन में जो है क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो सबसे टर्निंग पॉइंट इन्हीं जो है किसने माना जाता है, कौटिल्य चाणक्य को जो है माना जाता है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की जो है यहाँ पर स्थापना करवाई। किसके माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, धनानंद की हत्या करके। तो नंद वंश जैसे ही खत्म होता है मौर्य वंश होता है। फिर बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अच्छा शासन करने लगते हैं। फिर इसी दौरान क्या होता है, उत्तर पश्चिम में, जैसे उत्तर पश्चिम में हम बात करें तो उस समय क्या होता है, आपसी संघर्ष होने लगता है। जो उत्तर पश्चिम, जब हम बात करें इधर आपका पाकिस्तान राजस्थान इस टाइप से उत्तर पश्चिम हो गया, इधर जो है महाजनपद में आपसी संघर्ष होने लगता है, जैसे कम्बोज और गांधार थे। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड है। तो इसमें इस समय कोई भी ताकतवर जो साम्राज्य था, मतलब स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है, मगध यहाँ पर, मगध जैसा कोई नहीं था। ठीक है, तो मगध पर यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य आ चुके थे। इसी कारण जो है यहाँ पर जो है इधर आक्रमण भी हो रहा था। तो इसी, जैसे कोई ताकतवर नहीं था मगध के अलावा, तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो विदेशी आक्रमण थे वो आने लगे। और जैसे पर्शियन हो गया, ठीक है, ये सब जो ग्रीस यूनान, इन लोग आने लगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोले कि प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था, पर्शियन था। ठीक है, इराक ईरान क्षेत्र से आया था कौन, साइरस। कौन आया था, साइरस आया था। कब आया था, 558 बीसी से लेकर 529 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद डायरस आता है। डायरस कहाँ करता है, पंजाब सिंधु नदी के तट पर जो है आक्रमण करता है, फिर चल जाता है। फिर सिकंदर आता है। सिकंदर 326 में आता है। सिकंदर पश्चिमी क्षेत्र में जो है, पश्चिम उत्तर में क्षेत्र में आक्रमण करता है। और ये कहाँ का राजा था, तो ये मकदूनिया, ग्रीस का राजा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सिकंदर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट है, बस आपको इसको याद रखना है। बाकी मैं आपको जो है एमसीक्यू करना जरूरी है, ध्यान देना। एमसीक्यू छोड़ोगे तो आपको जो है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स भी उसी टाइप से बनाया गया है जैसा आपको एमसीक्यू में है। आधा चीज़ें एमसीक्यू से क्लियर होगा, इधर आपका जो क्लियर होगा। इधर आपका ओवरव्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। डायरस है, सिकंदर है, 326 जो है पश्चिमोत्तर आक्रमण करता है। कहाँ का था, मकदूनिया ग्रीस का राजा था। खैबर दारा से भारत में प्रवेश किया था। खैबर दारा कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बीच में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच में एक रास्ता है, वहाँ पर खैबर दर्रा है, जो कि हम भूगोल में पढ़ेंगे, जियोग्राफी में ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ से सवाल एक बार बना था सियाचिन से रिलेटेड उसे, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, आगे है जो है राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ, यहाँ पर हाइडे स्पेसिस बोला जाता है इसको, हाइडे स्पेस बोलते हैं, हाइडे स्पेस, इसको आपको याद रखना है, पोरस के हुआ था। नंद वंश की सेना से डर से जो आगे नहीं बढ़ा था, इसको हम इसको जो है एमसीक्यू में देखेंगे। अब आगे जो है अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब फैक्ट है, उसको आपको जो है पढ़ लेना है, उसके बाद हम सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखियो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन संस्थापक, देखो मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, ये था बृहदत्त। बृहदत्त था सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, बृहदत्त। राजधानी कहाँ बताए, गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगिरी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, गिरिब्रज है, राजगिरी है, पाटलिपुत्र है, इस प्रकार से जो है चेंज है। जरासंध बृहदत्त का जो है पुत्र था, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। ये आपको जो है किसी से रिलेट नहीं करना है, बस आपको याद रखना है, फैक्ट है। ठीक है,
यहाँ पर बिंबिसार ने बृहदत्त को क्या किया, हराकर क्या अंग राज्य को मगध में मिलाया था। बिंबिसार जो कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार यहाँ पर 52 वर्षों तक जो है शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक। जो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक, अपना राजवैद्य कौन था, जीवक था, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध और महावीर के समकक्ष थे ये, तो इसीलिए उन्होंने जो है बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार का विवाह साम्राज्य, मतलब विवाह से साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने। कौशल जैसे महाकौशल, वैशाली, ठीक है, यहाँ पर मद्र निदेश जो कि क्षेमा आता है, इसे शादी किया और जो है अपना विस्तार किया साम्राज्य। अजात शत्रु के बारे में जानेंगे तो अजात शत्रु को उपनाम कुड़िक बोला जाता है। ये सवाल पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है, ये कुड़िक को आपको याद रखना है। 32 वर्ष तक उसे शासन किया इन्होंने। अजात शत्रु, अजात शत्रु यहाँ पर देखिए जो कि बिंबिसार का मारकर हत्या किया, इनका बेटा था ये, अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके बैठता है, उनका नाम कुड़िक होता है, उपनाम इनको बोलता है कुड़िक। उसके बाद शिशुनाग अंतिम वंश नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन हमने जो है शिशुनाग काला शोक पढ़े थे, ठीक है। तो उसका अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन था। यहाँ पर शिशुनाग का इफेक्ट है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। यहाँ पर सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, कौन, सिकंदर के द्वारा। इनका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, याद रखना। सिकंदर पंजाब शासक पोरस के साथ जो है युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पेसिस जो है युद्ध या झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन। ये सवाल पूछा जाता है, बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी यहाँ पर, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस। ये भी आपको जो है याद रखना है, जल सेनापति कौन था, निर्याकस, ठीक है। प्रिया छोड़ा बहु केला बहु ये बहुकेफला के नाम पर झेलम नदी के तट पर नगर बसाया था। तो ये फैक्ट आपका जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और चीज़ें जो है क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और इसके बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे। और जो चीज़ छूट गया है, क्या छूटा है इसमें से, अभी देखें हमें क्या छूटा है। तो मौर्य वंश है, नंद वंश के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, तो मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कर्ण वंश आता है। आप चाहें तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक साथ हम मौर्य वंश और जो आगे है हमारा शुंग वंश और कर्ण वंश, तीनों को भी खत्म कर लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश देख लिए थे, और तीन देख लेते हैं, मौर्य, शुंग, कर्ण। थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे आप सवाल हल करने के लिए। चलिए देखेंगे मौर्य वंश की सामान्य जानकारी। मौर्य वंश हमने जाना क्या कि चाणक्य ने जो है इसकी स्थापना किया। टोटल फैक्ट फाइट बात करते हैं, इधर उधर की जो है बातें ना करके सीधे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, घनानंद को पराजित करवाकर उनको राजा बनाया, ठीक है। कौन बनाया, तो कौटिल्य जो है चाणक्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर संस्थापक बने 321 बीसी में। इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। थोड़ा सा जानकारी आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ। पुरातात्विक और साहित्यिक और धार्मिक यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। सबसे पहले सिक्के, स्मारक, वस्तुएं, कलाकृति, ये तो आप समझ जाओगे पुरातात्विक में। साहित्यिक में आपका धार्मिक है, जैसे दीपवंश और महावंश, ये आपको जो है याद रखना है। साथ में ये जो जो मेगास्थनीज जो है इंडिका, ये पुस्तक में जो है ये मौर्य साम्राज्य की जो है यहाँ पर मिलता है जानकारी। और संगम जो है तमिल साहित्य में भी इसको जो है यहाँ पर दिया जाता है। संगम काल हम आगे पढ़ेंगे, संगम तालीम साहित्य है इसके अंदर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसको मिलता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में मिलता है, ठीक है। विशाखा दत्त में मुद्रा राक्षस में मिलता है। कालिदास में जो है क्या है, मालवी कंगी मित्रम, ये आपका जो है मालवी कंगी मित्रम के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको जो है यहाँ पर मिलता है। महत्वपूर्ण जानकारी अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है यहाँ पर। अब अभिलेख और जो है मौर्य साम्राज्य की समय सारणी को देख लेते हैं। तो अभिलेख यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, शासक थे मौर्य में, कौन कौन शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, अशोक, अशोक और उसके बाद बृहदत्त, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त कौन था, ठीक है। बृहदत्त, बृहद्रथ बोलते हैं उसको, बृहद्रथ इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि देखिए सबसे पहले हमें जो मौर्य साम्राज्य है इसके अंतर्गत कितने राजा थे उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो हमें जो ओवरव्यू जानकारी मिल जाएगा उसके बाद हम सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए सबसे पहले आता है शासन करने कौन,
तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, मैं आपको इसको मैं लिख के बता देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आपको जो सिंपल नीचे है, तो इसके अंतर्गत देखो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। उसके बाद बिंदुसार आता है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद जितने भी आते हैं सब कमजोर शासक रहते हैं, ये तीन थे। अशोक, यहाँ पर कलिंग का युद्ध हम देखेंगे, अशोक महान के नाम से इन्हें जाना जाता है, अशोक द ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ये जो बिंदुसार के शासन में क्या थे, बिंदुसार के शासन में मतलब अशोक जो थे क्या थे यहाँ, तक्षशिला के ये क्या थे, गवर्नर थे, तक्षशिला उज्जैन के गवर्नर थे ये। बिंदुसार के मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक जो है इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया अशोक ने। और जो है इन्होंने कलिंग युद्ध 261 में, कलिंग जो है इसका, कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, उसको हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। कलिंग युद्ध में बहुत ही सेना मारे गए, ठीक है। इसको धम विजय या दिग्विजय के नाम से मतलब रास्ता चुना था इन्होंने बाद में, ठीक है। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर बिंदुसार, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य तो संस्थापक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी इधर कमजोर शासक है, इधर कुछ नहीं है, कमजोर शासक हैं। तो अशोक तक हमें समझना पड़ेगा, अशोक क्या है, अशोक धाम हमने पढ़ेंगे, अशोक धाम, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको जो है मौर्य साम्राज्य की किस प्रकार से राजनीति था, यहाँ की सेना कैसे थी, यहाँ की जनगणना, यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ के इकोनॉमिक्स कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, ठीक। इसको हम क्यों पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमें जो है ये मौर्य साम्राज्य जो है बड़ी साम्राज्य एक बार उभर के आई है। और इसके बारे में जानना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो है इसकी स्थिति कैसी थी, कैसे काम करता था मौर्य युग, ठीक है। उसको मौर्योत्तर को भी साथ में हम यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके बाद हम शुंग वंश पढ़ेंगे और कर्ण वंश पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम आसानी से, दो टॉपिक में, एक छोटा वंश है, इसको हम आसानी से खत्म करेंगे, जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। जहाँ महाभाष्य, हरिश्चरित्र, ये कुछ कुछ है जो आपको पढ़ने की अष्टाध्यायी याद रखना है। इसको ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत रखा जाता है शुंग वंश को, ठीक है, शुंग वंश में। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है कर्ण वंश और जो है शुंग वंश और कर्ण वंश देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बच्चे लोग जुड़ चुके हैं, तो कई लोग बोल रहे हैं एमसीक्यू कराइए पहले। तो ठीक है, एमसीक्यू करेंगे। कितने लोग क्लासेस बोल रहे हैं, कितने लोग एमसीक्यू? चलो एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद इसको हम डीप से नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं लगाएंगे, ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। बिंदुसार एवं अशोक शक्तिशाली शासक थे, इसके बाद जितने भी है सब कमजोर शासक आए। बृहदत्त जो है, बृहदत्त उनको अंतिम शासक माना जाता है, जो है जिन्हें सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में जो है यहाँ पर समझेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, ठीक है। 350 बीसी, बस आपको जो है यहाँ पर पढ़ के सुना दे रहा हूँ मैं। सेलुकस निकेटर आक्रमण करके इनको हराया। सेलुकस की बेटी से शादी किया इन्होंने। मैगस्थनीज राजदूत, यहाँ से सवाल एक बार आया था, मैगस्थनीज राजदूत के रूप में जो है मौर्य दरबार में नियुक्त किया गया, ठीक है, मेगास्थनीज को। जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार किया, ध्यान रखना, जैन धर्म किन्होंने किया, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म स्वीकार किया। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेला गोला जो कर्नाटक वहाँ गए, और वहाँ जो है सल्लेखना विधि से इन्होंने प्राण त्याग दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका काम रहा। और बिंदुसार आते हैं इनके, ये जो थे अमित्रघात ये बोलते हैं, इनको बस पढ़ देते हैं सटा सा, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग जब अगले क्लास में, ठीक है। अमित्रघात, दुश्मन का नाशक इसको बोला जाता है। 298 से 273 बीसी था। आजीवक संप्रदाय का समर्थन किया इन्होंने, ठीक है। सीरिया के राजा दिमेस्कस ने दिमेस्कस को मगध में राजदूत नियुक्त किया, दिमेस्कस को, ठीक है। एंटियोसक, इनको जो है बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी मानते हैं यहाँ पर। उसके बाद इनका भी जो खत्म हो चुका शासन। उसके बाद अशोक महान आता है। अशोक महान जो है यहाँ पर महान इनको बोला जाता है, 273 से 232 बीसी तक यहाँ पर। बिंदुसार के शासन में अशोक ने जो है तक्षशिला के और उज्जैन के गवर्नर थे। 4 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। किसके लिए? सत्ता संघर्ष किया, सत्ता के लिए इन्होंने। 261 में इन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा। 273 में इन्होंने जो है, उससे पहले ही जो है यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ यहाँ पर। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में। यहाँ पर देखेंगे बहुत सेना और नागरिक जो है मारे गए। अशोक ने जो है दिग्विजय से धम विजय का जो है रास्ता चुना, दिग्विजय से धम विजय का रास्ता चुना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उसमें उपगुप्त में
सानिध्य में यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाद में जो है यहाँ पर मोगलीपुत्र तीस्ता को गुरु बनाया था, मोगलीपुत्र तीस्ता को है गुरु बनाया था। लुम्बिनी में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर का जो है भ्रमण किया था इन्होंने, ठीक है। बौद्ध धर्म फैलाने के लिए इनके दो बेटे थे, महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा के नेतृत्व में जो है श्रीलंका गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का। जो है धर्म महापात्र की नियुक्ति किया गया और इनका तीसरा जो है बौद्ध संगति इनके काल में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र जो होंगे वही अभिधम पिटक का बनाया था इन्होंने इस पर। तो यहाँ पर समझ में आ गया। आगे हम अशोक के धाम को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो है ये आपको समझ में आ गया। अशोक के धाम में यहाँ पर देखेंगे, ये आपको याद रखना, धर्म महापात्रा की नियुक्ति। आगे देखेंगे अशोक का धाम। अशोक का धाम जो है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे वे टू लाइफ कोड ऑफ, यहाँ पर कंडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है अधम। इसके जो है धम से हृदय परिवर्तन द्वारा विजय, धम से हृदय परिवर्तन द्वारा विजय, मानवता इसके अंतर्गत था, समाज कल्याण था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, अहिंसा का ही सिद्धांत था। तो अशोक का जो साम्राज्य विस्तार हुआ कहाँ कहाँ? अशोक का साम्राज्य विस्तार अफगानिस्तान, कश्मीर, दक्षिण भारत, नेपाल, इसको जो है साम्राज्य विस्तार किया था। राजा के विशेष रूप में जो है राजा महान किनको बोला जाता है, ठीक है। शानदार प्रशासन किया इन्होंने बहुत ही, ठीक है। और धर्म का रास्ता अपनाया था, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे हम। इसके बाद जो मौर्य उत्तर काल आता है, अशोक की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि शासक थे बड़े, इनको टूटने, इनकी मृत्यु के बाद अंतिम शासक बृहदत्त बनता है। अब यहाँ पर इतना खेल इनका खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद बृहदत्त भी खत्म हो जाता है। बृहदत्त भी यहाँ पर जो है पुष्यमित्र सुंग आते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं, धर्म का रास्ता अपनाया था, ठीक है। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुआ। साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने जो है दो भागों में बट गया। यवन यूनानी से आक्रमण शुरू हो गए, अंतिम शासक जो है बृहदत्त थे। मौर्य की राजनीति क्या था? वेस्टर्न उज्जैन में, साउथर्न में जो स्वर्णगिरी, कर्णगिरी, ठीक है। और इधर ईस्टर्न में आपका तौसाली हो गया, और जो है नॉर्थ में आपका तक्षशिला हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था था। अब यहाँ पर जो कुछ विकसित हुए थे, गुप्तचर व्यवस्था यहाँ पर विकसित हुआ था। संथाना और संचारी, ये आपको याद रखना है, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो है रण, जो है राजनीति है यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य की राजनीति कैसे था, मगध के अंतर्गत कैसे कैसे जो लोग जुड़े हुए थे यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर संथाना और संचारी आपको ये याद रखना है, गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विदेशी देशों को राजदूत नियुक्त किए थे इन्होंने। प्रतिवेदक अशोक द्वारा नियुक्त पद और अशोक द्वारा सूचनाएं देना, ये आपका प्रतिवेदक पद कहलाता था। सेना मिलिट्री में यहाँ देखेंगे तो सेना के 6 अंग थे यहाँ पर। जैसे पहले देंगे पैदल पैदल सेना थे, ठीक है। यहाँ पर कैवेलरी, और उसके बाद आपका जो था नीचे कैवेलरी हो गया, उसके बाद एलिफेंट हो गया, यहाँ पर इन्फेंट्री जो तोप गोला था उसके लिए यहाँ पर तीर कमान, और यहाँ पर जो है कैरी, तो इसका मतलब होता है रथ वाला युद्ध। आपके हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सप्लाई, यहाँ पर ये इसके अंतर्गत था। इसके भाग थे, सेना के 6 अंग थे। सेनापति द्वारा नियंत्रण था, सैलरी जो है नगद भुगतान किया जाता है, सबसे खास बात नगद भुगतान किया जाता है। किस समय? अशोक के जो सेना थे उसमें, जो मौर्य साम्राज्य की जो सेना थे उस समय जो है जनगणना होता था, जनगणना नियमित रूप से जनगणना होता था। जो ग्रामीण स्थायी संस्थान है, ग्रामीण के नागरिक हैं, एकत्रित डाटा को जो है गुप्तचरों द्वारा चेक किया जाता था। ये जनगणना क्यों करते थे लोग? क्योंकि इसमें देखा जाता था कि किस रूप में जो है कर का आरोपण करना है, कितनी जनसंख्या है, ठीक है, किस आधार पर जो है कर लगाना है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या को ये इन लोग ट्रैक करते थे। और स्वास्थ्य संबंधी इस समय क्या था? चिकित्सक भेषज था, जो कि सुव्यवस्थित अस्पताल था। इसमें आपको भेषज नर्स सब रहते थे, भेषज कहते थे चिकित्सक को, भेषज। इलाज जो है पूरा फ्री, सब इलाज जो है फ्री होता था। आर्थिक रूप से यहाँ पर देखेंगे बजट जो है, यहाँ पर पहले तो जो आय है और खर्च कैसे है। तो आय में पहला टैक्स होता था बली, बली किसको बोलते थे? उसको गिफ्ट बोलते थे, जो गिफ्ट देते थे उसको बोला जाता है वॉलंटरी गिफ्ट। देखिए व्यापार में आपका जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट। जो व्यापार में क्या था, पहले ट्रेड था, जो बिजनेस था, और उसके बाद जो बाहर से आते थे बिजनेस करने, वो था, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर बटा हुआ था। खर्चे में क्या था, तो सेना के जो खर्चे थे उस प्रकार से जैसे शाही सेना खर्चे जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिया गया है, जनगणना, ठीक है। फायदा खर्चे में आपको जो है भेषज को याद रखना है। खर्चे में आपका जो है शाही खर्चे था,
सेना खर्च था, वेतन भत्ते, कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था। अब पब्लिक जन कल्याण के लिए जैसे अस्पताल हो गया, ठीक है, भोजनालय, आश्रम, ये सब का इस्तेमाल करते थे, मतलब इसमें पैसे खर्च होता था। अब देखो सामाजिक जीवन क्या होता था, बाकी जैसे यहाँ पर आय को देख लीजिए किस प्रकार से, ये बलि, ये टैक्स, ये व्यापार था। यहाँ पर ट्रेड करते थे बाहर में, इंटरनल मतलब बाहर मतलब अपने देश में, बाहर मतलब बाहर के फॉरेन, ठीक है। 1/6 भाग जो है कृषि का हिस्सा ले जाता है, वॉलंटरी गिफ्ट बलि कहा जाता था उसको, ठीक है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन क्या था, जाति व्यवस्था मौजूद थी उस समय, जाति व्यवस्था था उस समय, ठीक है। 7 जातियों का वर्णन यहाँ पर मेगास्थनीज द्वारा किया गया है, कितने, 7 जातियों का। ब्राह्मण, किसान, सैनिक, पशुपालक, कश्मीर न्यायाधीश, सेवक, ये जाति व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जाति व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था, जो जैसा काम करेगा उसका जाति कहलाएगा। महिलाओं का कैसा था, महिला कुलीन वर्गों में बहुविवाह था, औरतों की स्थिति अच्छी थी, पढ़ाई की व्यवस्था था इसके अंतर्गत, ठीक। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, देखो बौद्ध धर्म अपनाना, जो ब्राह्मण का नाराज होना, मतलब देखो बौद्ध धर्म अपना लिए, ब्राह्मण जो है यहाँ पर नाराज हो चुके थे, जिस वजह से जो है इनका पतन हो चुका है। जानवरों तथा पक्षियों का शिकार पर रोक लगा दी है, ठीक है। इस वजह से युद्धों की कमी, क्योंकि जैसे कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक जो है यहाँ पर पूरे से वो बदल गए अशोक, ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया उनका, ठीक है। उसमें बौद्ध धर्म यहाँ पर अपनाए, और यहाँ पर ब्राह्मण साम्राज्य जो है शुंग राज्य का समर्थन किया, और जो है पुष्यवृत्ति शुंग जो है आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वित्तीय अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर दान करने लगे, सेना तथा नौकरशाह पर खर्च होने लगा। अशोक की अहिंसा नीति, अशोक जो है अहिंसा हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी पर हिंसा करें, ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी हो गए, आने वाले जो भी उत्तराधिकारी थे वो सब कमजोर हो गए। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य जो है विभाजन बट गया, उत्तर पश्चिम पर ध्यान कम देने लगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से जो है मौर्योत्तर काल खत्म हुआ। मौर्योत्तर का जो है युग के बाद देखेंगे यहाँ पर नॉर्थन पार्ट में जो है 2 भागों में टूटे, शुंग वंश और कर्ण वंश में टूटे, और जो बीच वाला जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो आपका जो है ग्रीस, ये जो है पार्थियन कुषाण वंश, ये जो कुषाण वंश सवाल आता है इसको आप याद रखना। उसके बाद अंध्य जो है यहाँ पर सावधान से आपका सातवाहन वंश आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम में ये हो गया, और यहाँ पर उत्तर में ये हो गया, और यहाँ पर दक्षिण में ये हो गया, इस प्रकार से ये टूट गया, ठीक है। इसके बाद जितने भी है खंडित हो गए, विकेंद्रीकरण हो गया सबका, ब्राह्मण साम्राज्य उत्थान हो गया, संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान करने लगे, विदेशी आक्रमण होने लगे, ठीक है। इस प्रकार से सेनापति जो पुष्य मित्र शुंग थे, 185 ईसा पूर्व मगध में जो है शुंग वंश का नींव डाली, ठीक है। शुंग वंश इसके बाद आता है, शुंग वंश, उसके बाद जो है कर्ण वंश आएगा। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ पर देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आपको जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग आते हैं। शुंग वंश की स्थापना होता है 185 बीसी से लेकर 100 मतलब 75 बीसी तक। अब घट रहा है यहाँ पर देखो, ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर किस लिए ब्राह्मण किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनका समर्थन किया, और ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में इन्होंने जो है स्थापना किया, यहाँ पर ब्राह्मण साम्राज्य इसी को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसको स्थापना का जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य मिलता है, बाणभट्ट के हस्तरेख मिलता है, कालिदास के यहाँ पर मालव कंगनी मित्र मिलता है, अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी में ब्राह्मण साम्राज्य की जो है स्थापना मिलता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार से पुष्यमित्र जो है अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति अंतिम शासक होते हैं, और इस प्रकार से इनका राजधानी था विदिशा था। बस इतना ही आपको चीज़ें याद रखना है। चेदी वंश में आप देखोगे कलिंग राज्य में चेदी वंश की स्थापना हुई, खारकेल सबसे शक्तिशाली राजा था, जैन अनुयायी था, हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलता है, प्राकृत वार्ता ब्राह्मी लिपि था। कर्ण वंश में देखेंगे, कर्ण वंश में यहाँ पर देखेंगे कर्ण वंश 45 साल तक शासन किया। कर्ण वंश का अंत जो है सातवाहन वंश के द्वारा हुआ, इस प्रकार से। अब भारत के विदेशी आक्रमण होते हैं, इस प्रकार से देखेंगे, जो कि यहाँ पर हिंदी, यूनानी, ग्रीक लोग आते हैं, शक, पल्लव और कुषाण, इस प्रकार। तो हमने अभी तक जैसे मौर्य में जितने भी शासक हुए थे वो सभी चीज़ों को पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो है मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। यहाँ पर 6 राज्य मैंने बताया क्या क्या थे, मैं आपका फिर से रिवाइज करता हूँ। जैसे महाजनपद हमने पढ़ा, महाजनपद 16 महाजनपद के हमने राज्य, राजधानी और स्थानों उसको जगह देखे। उसके बाद हमने जो है हर्यक वंश को पढ़ा। हर्यक वंश जो है मगध साम्राज्य बड़ा हुआ, मगध में राजवंश आए, राजवंश शासन करना शुरू किए, वहाँ पर हर्यक वंश पहले आए, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये खत्म हो गया हमारा। इसके बाद हम बौद्ध जैन को पढ़ेंगे। इसके बाद अब जो बाहर से आक्रमण होने लगा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे ही मौर्य साम्राज्य हुआ टूट गया, उसके बाद साम्राज्य सब विखंडित हो गया, बट गया,
ठीक है? सब उत्तर में अलग बँट गया, उत्तर-पश्चिम में अलग बँट गया, दक्षिण में अलग सातवाहन आ गया, तो इस वजह से टूट गए सब साम्राज्य, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जैसे बाहर के लोग आक्रमण करने लगते हैं क्योंकि कमज़ोर शासक हो गए हैं अंदर, तो इस प्रकार से बाहर का आक्रमण करते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे क्लासेस में, ठीक है? अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आप लोग मेरे साथ अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, समझ गए होंगे, तो चलिए डिटेल से हम समझते हैं एमसीक्यू क्लासेस। क्लासेस है, पहला जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा सारी चीज़ें, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? 60 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर उठाया गया है, मतलब पिछले साल के पेपर हैं, जो घटना चक्र है, ठीक है? इस प्रकार से लूसेंट घटना चक्र, इस सबसे क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए ये सबको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि महाजनपद दिया हुआ है, उसके बाद आपको जो है आगे दिया हुआ है राजधानी, इनको मिलाना है। क्या इसमें सही है, कौन सा सही होगा? देखो, गांधार है, अभी आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसको देख लीजिए अच्छे से, रोक के वीडियो को, फिर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक खाली देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपना दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तब आपका एक्टिव मोड में आओगे आप, नहीं तो ऐसे आप जो है लेजी हो जाओगे। सूची वन है, पहला गांधार है, ठीक है? मथुरा है, यहाँ पर सूरसेन, वत्स और कौशल है, ठीक है? तो भारत में 16 महाजनपद था, ठीक है? जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व हम इसके बारे में जानते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले गांधार के बारे में हम जानते हैं, तो गांधार कहाँ था? आपका आंसर आ गया होगा, तो आंसर आप जो है यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, आपको आंसर पता हो गया, उसको बस आंसर जो सोच लिए हैं यहाँ में से, उसको बस आपको आँख पर वहाँ रखे हो दिमाग में, ठीक है? मैंने ये ऑप्शन मारा है ABCD में, कोई सा भी आया, मैं आपको डिटेल से बताते जा रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन नहीं बदलना है आपको, ठीक है? तो गांधार है, गांधार के बारे में हम इसको बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है पाकिस्तान जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजधानी क्या था यहाँ पर? तक्षशिला था ये, ठीक है? तक्षशिला इसका राजधानी था, और ये जो है पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर भाग में दिखाई देता है, यहाँ पर होता है, वो स्थित है। सूरसेन, सूरसेन के बारे में आप जानेंगे, तो सूरसेन जो है मथुरा के आसपास है, राजधानी कहाँ है? तो इसका मथुरा है, ठीक है? मथुरा के आसपास है। आगे है वत्स, वत्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे, तो इलाहाबाद और जो उसके आसपास जो है राजधानी इसका कहाँ थे? तो इसका नाम है कौसाम्बी, कौसाम्बी है, ठीक है? उसके बाद आता है कौशल, कौशल जो है यहाँ पर जानते हैं अवध, राजधानी जो है साकेत, श्रावस्ती, तो इसी को हम यहाँ पर श्रावस्ती बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन मिल गया होगा, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 इसका हो गया यहाँ पर, और इसका ए सूरसेन का हो गया मथुरा, और वत्स का हो गया कौसाम्बी, दो हो गया, वत्स का हो गया कौसाम्बी, और इसके बाद तीन, ठीक है? इस प्रकार से समझ में आया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है पहला वाला ए ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन अब हल करते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पर दिया है, हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो देखिए, हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बिंबिसार, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है क्या? अजात शत्रु, यहाँ पर डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका अजात शत्रु हो जाएगा। अजात शत्रु, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु सिंहासन में बैठता है अपने पिता को मारकर, जो है बिंबिसार को मारकर, ठीक है? मगध के सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि मगध ही चल रहा था उस समय। इसका बचपन का नाम, उपनाम या बचपन का नाम जो है क्या बोलते हैं? उसको कुड़िक बोलते हैं, ठीक है? ये सवाल पूछा गया है तो आपको याद रखना है, ये कुड़िक इसको बोला जाता है, ठीक है? भगवान बुद्ध के जो है इनका पिता को हत्या किया था, कौन, किसके उकसाने पर? देवदत्त। खैर ये वो जो इतिहास के दौरान है, ये सवाल नहीं पूछेगा, उसके उकसाने पर इन्होंने हत्या किया। आखिर कोई भी हो, लेकिन हत्या तो किया था इन्होंने, ठीक है? किसी के उकसाने पर, भगवान बुद्ध के विरोधी जो थे उनको उकसाने पर किया था इन्होंने, ठीक है? तो ये तो खैर बात है। तो अजातशत्रु ने जो है अपने पिता का जो है हत्या करके गद्दी पर बैठा, और विस्तार किया इन्होंने, ठीक है? और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने विस्तार किया अपने साम्राज्य का। कुड़िक यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देख, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, देखो यहाँ पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। देखो पाटलिपुत्र नाम आ गया, अब यहाँ पर आपको आंसर खोज लेना है। पाटलिपुत्र आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, उज्जैन, ठीक है? उज्जैन, उज्जैन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है? इसे पाटलिपुत्र नगर का नींव रखा था, ठीक है, इस समय, ठीक है? तो यहाँ पर उज्जैन, ये उज्जैन क्या किया था? उज्जैन जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, और साथ में पाटलिपुत्र नगर का नींव रखा था इन्होंने। राजधानी भी राजगृह से कहाँ बदल दिया इन्होंने? पाटलिपुत्र बदल दिया था राजधानी को।
उसके बाद क्या हुआ, नाग दशक, आप जानते हैं नाग दशक जो थे हर्यक वंश का अंतिम शासक था, कौन था, नाग दशक। ये थे जो हर्यक वंश का अंतिम शासक थे। जो जैसे इनके सेनापति कौन थे, वो थे शिशुनाग। शिशुनाग थे इनके मंत्री थे। तो जैसे ये आप मंत्री लोग आए, और जैसे नाग दशक थे ये अंतिम थे, इनको अयोग्य हो गए, ये अयोग्य जैसे हुए, अयोग्य के कारण इनको जो है अपना हाथ पीछे करना पड़ा, वो जो है कौन बन गया यहाँ पर, अगला शासक जो बन गया शिशुनाग बन गए, ठीक है, इस प्रकार से। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए। शिशुनाग वह वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। देखो यहाँ पर आ गया है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये नया चीज़ है ना, यहाँ पर काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। थ्योरी में हम इसको नहीं पढ़े हैं काकवर्ण, लेकिन यहाँ पर देखो मैं मिल गया आसानी से। काकवर्ण, काक, काला हम याद रख सकते हैं क्या, बिल्कुल, काला शोक याद आ गया, काला शोक, काकवर्ण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काला शोक, ठीक है, काला शोक होगा, बिल्कुल होगा। काकवर्ण या काला शोक, काक से काला याद रख सकते हो, वर्ण इसी को बोला जाता है, नाम से जाना जाता है द्वितीय बौद्ध संगति। जैसे काला शोक कौन था, तो ये जो है इसी शिशुनाग का, इनका पुत्र था शिशुनाग का, ठीक है, काला शोक इसका बेटा था। शिशुनाग जो है 394, अभी हमने पढ़ा है कितना, 394 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने मृत्यु के बाद, जैसे मृत्यु के बाद 394 में मगध का शासक बनते हैं, और साथ में इनको काकवर्ण कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 28 वर्ष इन्होंने शासन किया था। काला शोक के दो प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, तो पहला है वैशाली में द्वितीय वैद्य संगति, जो कि ये वाला आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पहला काम था, आयोजन किया, जो कि अभी पटना में है, ठीक है, इन्होंने। और दूसरा था राजधानी परिवर्तन, जो कि राजधानी परिवर्तन कहाँ किया था इन्होंने, देखिए आपको सामने। और ये जो राजधानी बनाए थे, कहाँ बनाए थे, तो ये जो पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र से इन्होंने क्या किया दिया, गृह ब्रज कर दिया, गृह ब्रज से उठाकर, सॉरी, गृह ब्रज से उठाकर जो है पाटलिपुत्र कर दिया था इन्होंने। राजधानी को गृह ब्रज से उठाकर जो है पाटलिपुत्र किया, 28 वर्ष तक शासन किया। इसका आगे हम लोग भी देखेंगे। और इसके पुत्र कितने थे, तो इसके टोटल पुत्र 10 पुत्र थे, ठीक है, उनका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10 पुत्र थे इसके, ये चीज़ें समझ। तो यहाँ पर आपको जो है क्या क्या ये पता चला, काकवर्ण काला शोक को बोलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति इसी काल में हुआ था, ठीक है। मगध की राजधानी स्थानांतरण हुआ था इसी में, ठीक है, इस समय। और राजधानी को गृह ब्रज से उठाकर पाटलिपुत्र ले आए थे, ठीक है, काला शोक, ये आपका राइट आंसर है। अब बोलेंगे उद्दीन ने क्या किया था, तो देखो उद्दीन देखिए यहाँ पर, ये जो थे उद्दीन ने क्या किया था, इन्होंने जो है पाटलिपुत्र का नगर का नींव रखा था। राजधानी क्या किया था, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था इन्होंने, राजगिरी से क्या किया था, पाटलिपुत्र किया था इन्होंने। और यहाँ जो आपको उद्दीन दिख रहा है, ये क्या थे, तो ये जो थे आपको समझ में आया यहाँ पर, ये क्या, जो काला शोक थे, ये जो थे गृह ब्रज से उठाकर जो है पाटलिपुत्र ले आए थे राजधानी को, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीज़ों को एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं 323 में क्या क्या होता है इसके बारे में। देखो 323 ईसा पूर्व में, मतलब 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिकंदर का आंसर हमने पढ़ा था, इसके बारे में क्या था, बेबीलोन में, बेबीलोन में क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। देखिए सिकंदर, इन्हीं को बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, ठीक है। ये मकदुनिया मेसोपोटामिया का एक प्रशासक था, ठीक है, वहाँ का शासक था। अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो है, ये लगभग बहुत सारी चीज़ें, मतलब जीतने के, मतलब अपनी मृत्यु तक इन्होंने जो है सभी भूमि को है लगभग जीत चुका था, ठीक है, आधी भूमि मतलब जीत चुके थे। और जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि लगभग 5% हिस्सा जो है उन्होंने जो है पूरे भूमि का वो जीत चुके थे, कौन, सिकंदर, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है भारत पर भी आया, भारत पर भी आक्रमण करने के, भारत को जीतने के लिए आया। यहाँ के राजा थे पुरु, जिन्हें पोरस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है, इतिहास मतलब इतिहासकारों में ने पोरस को बताया कि इन्होंने मतलब रोका उन्हें, ठीक है। और जो भारत के क्षेत्रीय सरदार थे, उन्होंने भी जो है सिकंदर को भारत में रोकने के लिए, भारत को कब्जा करने से रोका, और जो है उनको भगाने पर मजबूर कर दिया। तो सिकंदर वापस लौटने पर मजबूर हो गए, और जो है भारत लौटकर चले गए, ठीक है। उनकी मृत्यु 2323 में, जो कि 323 में यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये जो बेबीलोन एक मेसोपोटामिया का एक नगर है, वहाँ पर जो है इनको मृत्यु हो गया, ठीक है।
बेबीलोन साम्राज्य का केंद्र माना जाता है, वहाँ पर आपका वे मरे गए, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द पोरस या फिर पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, झेलम, ठीक है। झेलम नदी के पास यहाँ पर जो भारत के जो क्षेत्रीय सरदार थे और साथ में जो है पुरु पुरु यूनानी इतिहासकार बोलते हैं पुरुष पौरस से संबंधित उसको करते हैं, जो पौरस है पुरु है पुरस पौरस से, ठीक है। तो पौरस जो है यहाँ पर उन्होंने जो सिकंदर का झेलम नदी के किनारे जो सिकंदर को पंजाब, जैसे पंजाब के राजा कौन थे? पोरस, पोरस का सामना हुआ इसका, और बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई किसका? सिकंदर का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी आपको हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देंगे 7वां नंबर, किस प्रकार के मृद भांड पॉटरी मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर काले पॉलिश क्रिस बर्तन, NBPW, ये जो है इसी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरे काले पॉलिश क्रिस जो है बर्तन, ये जो है यहाँ पर शुरुआत हो गए थे कि ना शहरीकरण प्रारंभ होने की शुरुआत हो थी। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ग्राम मोजक या फिर भेज भोजक कहा जाता है। ऐसे देखो, पाली ग्रंथ जो है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, या फिर इसी को हम मोजक, ग्राम मोजक कहा जाता है। पाली जो है पहले क्या था? बिहार, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, ये सब में, नेपाल में, ये जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती थी पाली भाषा, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने भी पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज जो है इन्हीं देश जो प्रदेश हैं जो जो बोले जाते हैं पाली भाषा बोलते थे, आज वहाँ पर हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोले जाते हैं। और प्राचीन जो पाली है, पाली प्राचीन हिंदी भाषा भी है यही, ठीक है। जो हम हिंदी भाषा परिवार कौन सा में पढ़ते हैं? हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार में पढ़ते हैं, बोली या भाषा है ये पाली, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाता है। आगे सवाल है यहाँ पर उज्जैन के बारे में देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, अवंतिका। अवंतिका यहाँ पर उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है, ये सवाल पूछा गया है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर मैं क्षिप्रा नदी ये किनारे पर बसा है, ये अत्यंत जो है प्राचीन शहर है ये अवंतिका, ठीक है। ये विक्रमादित्य राज्य की राजधानी था उस समय, ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए हो जाता है। आगे सवाल है यहाँ पर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका तो आंसर बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा पद्मानंद, महापद्मानंद जो थे नंद वंश के जो है संस्थापक माने जाते हैं। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जो कि महापद्मानंद द्वारा जो है इसे किया गया है, ठीक है, स्थापना। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जैडोमीज कहा गया है, किसे कहा गया है? तो उसी को कहा गया, किसको? धनानंद, इसको कहा गया है, डी ऑप्शन। धनानंद जो कि अयासी जो था, इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़े हैं अभी, क्या है धनानंद, हम इसको देखेंगे। शिशुनाग के जो है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि नंद वंश का क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? धनानंद, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? मैं इसके बारे में पढ़ाया हूँ, कौन है? तो वो है आपका इराक ईरानी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ईरानियों द्वारा किया गया है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के जो कौन थे? मैं लिख देता हूँ, हखमनी हखमनी वंश के राजा पारसिक ने किया था, ठीक है। हखमनी का राजा पारसिक ने किया था, जो ईरान को पर्सिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर साइरस, जो मैं बताया था शुरू में, 599 से लेके 529 BC, ठीक है। तो ईवी साइरस था इसका संस्थापक, मतलब जैसे प्राचीन काल में जो ईरान को पर्सिया कहते थे, ठीक है। तो पर्सिया इसी वंश का संस्थापक कौन था? तो साइरस था, ठीक है। कौन था? साइरस, साइरस, ठीक है। और ये आपका यूनानी ईरानियों द्वारा आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण, तो कह सकते हैं कि साइरस द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इसी का ये जनरेशन में आ गया और यहाँ पर ईरानी द्वारा आक्रमण हुआ। आगे यहाँ पर सवाल है कि भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनारे यहाँ पर दिया हुआ है, किनारे किनके, यहाँ पर किनके द्वारा किया गया?
तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनानियों द्वारा। ठीक है, यूनानियों द्वारा भारत में जैसे समुद्री रास्तों का खोज हुआ 15वीं सदी में हुआ, ठीक है, 14 लेकिन 15वीं सदी में हुआ है। ठीक है, इसके बाद यूनानी लोग भारत में आना जाना शुरू कर दिए। इसके साथ ही यूनानी लोग भारत के अलावा जो अन्य जो देश हैं उसको क्या करने, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए, उसके जो है अंडर में लेना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसका आपका मुख्य जो इनको लिए फेवरेट कंट्री था भारत था इसके लिए। ताकि आगे सवाल है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो यहाँ पर डेरियस जो थी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ईरान के हकमनी जो है ये डेरियस या डायर बाहू बोलते हैं, डायर बाहू प्रथम भारत के जो शासकीय मतलब भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस के 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था यहाँ पर। आगे सवाल है, हाइडे स्पेसस या वित्ससा वित्ससा वित्सता आधुनिक नाम झेलम है अभी। ठीक है, झेलम नहीं देगा सवाल में, वो डायरेक्ट लिखेगा हाइडे स्पेस, हाइडे स्पेस दिया हुआ है, का युद्ध किन किन शासकों के बीच है? तो ये जो है झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा कौन थे, पोरस, इनका सामना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच सिकंदर जो है, सिकंदर ने पोरस को क्या किया, पराजित कर दिया। लेकिन जो पोरस क्या थे, साहसी थे। ठीक है, और साथ में जो सिकंदर जैसे ही पोरस को हराया, वह उससे प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर क्या किया, राज्य से वापस चला गया। ठीक है, तब पोरस जो है सिकंदर का सहयोगी भी बन गए। पोरस जो है सिकंदर क्या बन गया, सहयोगी बन गए। सिकंदर की सेना जो ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ने से इनकार कर दिया था, वह भारत में जो है 19 महीने तक रहा था। इसे हाइडे स्पेसिस युद्ध से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके बीच, सिकंदर और पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। कितना है, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में भारत ने जो सिंधु नदी के पार तक्षशिला की ओर बढ़ा हुआ आक्रमण किया। झेलम और चिनाब नदियों के जो मध्य जो राजा थे पोरस, पोरस ने उन्हें चुनौती दिया और इसी कारण जो है यहाँ पर युद्ध हुआ हाइडे स्पेसिस, जिसको बोला जाता है। सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो स्थानीय राजाओं ने भी परास्त काम किया था। तो ये जो है फिर बाद में जो है सिकंदर वापस लौट गया था, तो 326 में आक्रमण किया था। राइट आंसर। आगे सवाल है, सूची एक को सूची दो से यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर शासक है और यहाँ पर वंश है, इनको बताइए। बिम्बिसार कौन सा होगा, हर्यक वंश क्या सही है? तो यहाँ पर बिम्बिसार देख लेंगे ऑप्शन, कालाशोक, शिशुनाग दिया हुआ है, महापद्मनंद, मौर्य, बिंदुसार, डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन, 1 2 3 4, 4 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो सही है। ठीक है, हर्यक वंश जो है बिंबिसार के द्वारा जो है ये हुआ, और कालाशोक जो था शिशुनाग का ही पुत्र था, तो ये सही है। उसके बाद महापद्मनंद जो थे, ये जो थे ये किसके थे, तो महापद्मनंद तो ये जो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यहाँ पर आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश को हम ले लेंगे। तो ये मौर्य वंश जो थे, ये किसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए यहाँ पर आपका जो है 4 वंश यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए बिंदुसार दिया है, तो बिंदुसार किस में जाएगा, ये 3 में जाएगा यहाँ पर। अब ये सी किस में जाएगा, ये 4 में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 4 3 हुआ। महापद्मनंद, नंद और बिंदुसार यहाँ पर मौर्य वंश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये भी सूचीबद्ध मिलाना है, महाजनपद को आधुनिक क्षेत्र से मिलाना है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए मगध का पटना, ये सही है, तो बिल्कुल सही है, गया जिले में। वत्स इलाहाबाद, वत्स जो है इलाहाबाद के अंतर्गत है, तो बिल्कुल सही है, 16 महाजनपद में से एक था। ठीक है, आधुनिक में जो है इलाहाबाद के आसपास ये केंद्रित है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। आगे देखोगे यहाँ पर जो ये क्या है, कौशल, कौशल क्या है, अवध है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वर्तमान में यूपी, यूपी के अंतर्गत जो है यहाँ पर अवध, प्राचीन नाम जो है कौशल जाना जाता है। राजधानी कहाँ था, अयोध्या। ठीक है, ये इसका। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पर जैन, ये आपका जो है ये क्या है, अवंती, अवंती क्या है, अवंती यहाँ पर मालवा, ये जानते हैं। सेम जो अवंती है मालवा महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है,
आगे सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? यहाँ पर बोलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए मगध का जो प्रथम राजधानी मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राजगिरी या फिर गृहब्रज इसी को बोला जाता है। गृहब्रज या राजगिरी इसी को बोला जाता है। जो बिंबिसार थे हर्यक वंश की स्थापना किया था। इसके साथ ही जो उन्होंने सर्वप्रथम जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने राजगीर या फिर गृहब्रज को अपना राजधानी बनाया था। कौन? हर्यक वंश ने। ठीक है, जो कि संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा यहाँ पर किया गया। उदयन कौन था? तो यहाँ पर आपका जो है अजातशत्रु का बेटा था। और अजातशत्रु को इन्होंने मारकर जो है गद्दी पर बैठा था, पाटलिपुत्र को यहाँ पर राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? वो हर्यक वंश में आ जाते हैं उदयन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसके अंतर्गत? हमने क्या पढ़ा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत है। ठीक है, तो वो अंगुत्तर निकाय क्या था? तो ये जो था एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, यह सूत पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय था ये वाला। ठीक है, सूत पिटक के 5वां निकाय में से चौथा निकाय था ये। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं, उनके हजारों उपदेश हुए इसमें जो है संग्रहित किया गया है। किसमें? अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। आगे सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मगध का राजा कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन यहाँ पर बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा धनानंद, क्योंकि इसी समय जो कौटिल्य आते हैं और इनको अपमान करके भेज देता है। नंद वंश के शासक थे कौन? धनानंद। ए था ए। पंजाब के शासक जो हाइडोस्पीस लड़ा गया था उस समय, तो पोरस को बंदी बना लिया गया था। तो ब्यास नदी पर पहुंचकर जो है सिकंदर को आगे बढ़ने से ये मना कर दिए थे ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये धनानंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये सवाल पूछा गया था, व्यापक में आया था, इसको ध्यान रखना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसको जो है सवाल पूछा गया था। चौथी में, छठी में, दूसरी, पहली में? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा छठी शताब्दी में। छठी सदी में आपका जो है ईसा पूर्व में हुआ था, जब बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया। कब? 544 में। 544 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। इसके साथ ही राजनीति जैसे बिहार का मतलब वहाँ पर उदय हुआ। संस्थापक कौन? बिंबिसार हैं। ठीक है, बिंबिसार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो कौन हो जाएगा? छठी शताब्दी हो जाएगा। आगे सवाल है, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण क्या थे? तो इसको बताइए। भारत में तत्वों को कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये जो है यहाँ पर आपका जो है 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 मतलब ये सभी प्रकार कारण है। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था उस समय। ठीक है, साथ में आपका जो है कोई भी यहाँ पर श्रेष्ठ प्रकार नहीं था सेना। ठीक है, उनका श्रेष्ठ सेना था। देशद्रोही मतलब सहयोग मिला उनको, तभी तो अंदर आए। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सभी हैं कारण यहाँ पर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिले, ये राजा और राज्य है। यहाँ पर प्रद्योत, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये किस में जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए ए का हो जाएगा यहाँ पर, ए का जो है मतलब प्रज्योत, ये इनका राइट आंसर जो होगा तीसरा हो जाएगा अवंती। ठीक है, तो प्रज्योत वंश जो है प्राचीन काल में एक राजवंश था, जिसका शासक कहाँ था? शासन क्षेत्र अवंती पर था यहाँ पर। ठीक है, तो पहला का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाता है। उज्जैन का देखेंगे तो उज्जैन का जो है यहाँ पर आगे देखेंगे 2 नंबर, तो वत्स में था। ठीक है, पिता अजात शत्रु पितृघाती, ये था कौन? यही उज्जैन। ठीक है, पिता कुमार गद्दी पर बैठता है ये। और आगे है प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत आसपास जो है कौशल का है, तो कौशल में यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। ये कौशल पर बैठता है। प्रसन्नजीत की बहन कौन थी? कौशल देवी। ठीक है, बिंबिसार की पत्नी थी कौशल देवी। तो कौशल देवी के गर्भ से ही जो है अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये कौशल हो जाएगा। अजातशत्रु समझ गए, मगध का प्रतापी सम्राट, बिंबिसार का पुत्र था, पिता को मारकर ये भी गद्दी पे बैठा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर,
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अंग में, वंग में, ये कलिंग में, मगध में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर महाजनपद आधुनिक क्षेत्र जो कि मगध, पटना, गया जिले में, वत्स इलाहाबाद, ठीक है, वत्स इलाहाबाद में है। अवंती, मालवा, ये अक्षय होगा। तो यहाँ पर राजा नंद के आदेश पर एक नहर जो है कलिंग में खोदी गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाता है, याद रखना। आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जो ये भारत पर कुछ भाग को अपने अधीन किया था, जिस जितने भाग के कुछ भाग जो है अधीन किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेरियस। या फिर इसी को हम क्या पढ़े थे, ये जो साइरस, ये साइरस की दुनिया से आया था डेरियस, ठीक है। तो दारा प्रथम इसी को बोलते हैं, या फिर दार या बाहु इसको बोलते हैं, ठीक है। 522 से 486 आसपास, ठीक है। तो ये भी शक्तिशाली राजा था। इसको आपको यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। और ये फारसी साम्राज्य था। यहाँ पर राइट आंसर डेरियस हो जाता है, याद रखना। आगे यहाँ पर दिया है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध सटा हुआ क्या है? वज्जी। वज्जी के अंतर्गत यहाँ पर वज्जी महासंघ, जो वज्जी वैशाली इसका राजधानी है, यहाँ पर आपका जो है ये बिहार में है, ठीक है। तो मगध के राजा इसके साथ क्या रहा? यहाँ पर संघर्ष, ये युद्ध रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वज्जी एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। राजधानी वैशाली था, आज के बिहार में है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर लोकतांत्रिक शासन था यहाँ पर, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन, याद रखना। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार थर मुसल, रथ मुसल होगा यहाँ पर, ये ऐसा जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाकंटक शिला पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया था? तो ये जस्ट मैं बताया था एग्जाम्पल देखिए, बाहुबली वाला, तो सेम वही वाला, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, काला सिख, काला शोक यहाँ बोलेंगे, उदयन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु जो है आक्रामक नीति को अपनाता था, और साथ में जो है राजधानी वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। कौन? अजात शत्रु ने। और ये जो है दो उपकरण बनाए थे, दो हथियार बनाए थे, जिसका नाम था रथ मुसल, रथ मुसल, और एक था जिसका नाम था, उसका नाम था आपका महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, ठीक है। तो ये दो हथियार थे इसका, महाशिला कंटक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है कौन हो जाएगा? अजात शत्रु। इसके दो उपकरण को भी आपको याद रखना है। यही दो हथियार का उपयोग करके वो जो है वज्जी वज्जी पर विजय किया था इन्होंने, ठीक है। इसमें गद्दा भी जुड़ी होती है। आगे है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वही था कौन? धनानंद। इसके बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, इसके बाद धनानंद यहाँ पर चल जाता है। सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भारत में सिक्कों तथा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व। भारत विश्व के उन जो प्रथम सभ्यता है उसमें से आते हैं जहाँ पर सिक्कों का लगभग छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में शुरू हो गया था सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। रुपए शब्द का जो अर्थ होता है रूपा, जोड़ने वाला, ठीक है, रूपा से जोड़ने वाला, मतलब शब्द रूप से जोड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 600 ईसा पूर्व। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इन जो राजाएं हैं, अजातशत्रु है, बिंदुसार है और प्रसन्नजित है, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, सी हो जाएगा, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु जो है अंग के जो लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी, इनको जो है, इन जनपद को जो है अपने राज्य में मिला लिया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके पास दो हथियार भी थे। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम जो है अनेक स्थानों पर आता है। ये जो है बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। गंगा और सोन नदी के जो संगम स्थल है वहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना इसने किया था। बाकी आगे देखेंगे प्रसन्नजीत का। प्रसन्नजीत छठी ईसा पूर्व के जो आसपास कौशल का राजा थे, इनकी पत्नी थी कौशल देवी, ठीक है, इनकी बहन थी, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी। आगे चलकर अपने पिता बिंबिसार के है वहाँ पर हत्या करता है। यहीं पर अजातशत्रु जन्म लेता है। प्रसन्नजीत की बहन जो होती है और बिंबिसार इनके पिता होते हैं अजातशत्रु के। तो ये पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सी।
नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जैसे जो जनपद है उसका उदय कारण क्या था? जनपद से ही उदय हुआ है, महाजनपद से। तो कारण क्या थे? तो देखो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पर लौह का उपयोग कैसे? तो देखिए, जनपद वैदिक भारत के जो है प्रमुख राज्य हैं जनपद, जो छठी शताब्दी बीसी में आपको देखने को मिलता है। लगभग 22 विभिन्न जनपद थे पहले, 22 थे, अभी 16 हम जनपद पढ़ते हैं, 22 थे। उसमें से जनपद और महाजनपद जो है अलग अलग थे। जनपद वैदिक भारत के जो है प्रमुख राज्य माना जाता था जनपद को। जन्म और जो आर्य लोग आए, आर्य जो है, आर्य अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, मतलब बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थी। और आर्य जिसकी जाति होती थी वो व्यक्ति जो है प्रभावशाली माना जाता था, आर्य। और आर्य लोग अपने आप को क्या बोलते थे? जन बोलते थे, जन। और यहाँ पर पद मतलब क्या होता है? जन पद, पद मतलब क्या हुआ? पैर, चरण, ठीक है। तो जन मतलब लोग हो गए, और यहाँ पर पद मतलब हो गया आपका चरण, ठीक है। तो आर्यन लोग को जहाँ भी चरण पड़ा, और उसमें वो लोहे का भी विकास हो रहा था। बिहार में लोहे का विकास के साथ जनपद के ज़्यादा ताकतवर हो गया था, इसीलिए यहाँ पर लोहे का विकास हुआ, उसी कारण जो है ताकतवर हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला हो जाता है। जनपद का मतलब समझ गए, यहाँ पर ये महाजनपद में तब्दील हो गया था जब आर्य के चरण पड़े। तो आर्य अपने आप को जन बोलते थे, और उनका चरण पड़ा कहाँ? यूपी बिहार में। तो वहाँ पर जो है महाजनपद कहने लगा। आगे सवाल है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य युवक को किस राज्य की राज्य चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इस प्रकार सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? अवंती आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवंती में भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ का शासक कौन था? शक्तिशाली शासक था चंद्र प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत, हम इसको ऐसे चंद्र प्रद्योत हम बोलते हैं, ठीक है। इससे दोस्ती निभाने के लिए इन्होंने ये जो है अपने वैद्य को भेजा था, ठीक है। अपने वैद्य को जो है यहाँ पर भेजा था, इसके अंतर। आगे यहाँ पर किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो वो कौन थे? शिशु नागवंश। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिशु नागवंश 412 से लेकर 345 ईस्वी मगध राज्य, जो कि एक प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश का संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश, ठीक है। जो इस वंश में शिशुनाग वंश था, उसके शासनकाल में जो है बिंबिसार अजातशत्रु के बाद ये आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये आपका जो सी हो जाता है, ठीक है। आगे सवाल है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय कौन किया था? तो ये था, देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। हर्यक वंश का जो है ये सम्राट था कौन? बिंबिसार। अंग को जीतकर अपने राज्य जो है अपने अंदर मिला लिया था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर भी यही आधार बना रहा, क्या? यहाँ पर अंग को याद रखना कि बिंबिसार ने ही इसको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। आगे सवाल है यहाँ पर, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा काशी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा काशी आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो शिशुनाग 412 में गद्दी पर बैठा, और साथ में जो है लिच्छवी के राजा वैश्यपत्नी से उनका पुत्र हुआ था। ये खैर स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर शिशुनाग ने काशी राज्य को मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र पश्चिमी देशों में व्यापार का रास्ता खुल गया था, इसीलिए यहाँ पर नहीं किया था, ठीक है। तो इसको जो है आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा गया उतना। आगे सवाल दिया है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? वही रथमुसल और उसके वाले तो अजातशत्रु यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक प्रतापी शासक था, बिंबिसार का पुत्र था, उसे पिता को मारकर जो है ये आपका राज्य पर बैठा था। यहाँ पर राइट आंसर अजातशत्रु हो जाता है। आगे सवाल है यहाँ पर, देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है बोल रहा है? कौन सही नहीं है ऐसा बोल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, ग्रीवराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः 4 राजधानियाँ बनी। क्या ये सही है? देखो, तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, कोई सही नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। मतलब सब सही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब सही है यहाँ पर। जो मगध प्राचीन जो भारत के जो 16 महाजनपद था उसमें से एक था, अभी पटना गया जिले में शामिल है। इसकी राजधानी क्या है? ग्रीवराज।
वर्तमान में राजगीर है, पाटलिपुत्र था उस समय। भगवान बुद्ध के समय बृहद जरासंध, और इसका जो प्रतिष्ठा राजा था, मतलब अच्छे राजा थे उस समय, ठीक है। तो इनका जो है मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। चिंतामणि के अनुसार इन्होंने क्या कहा? चिंतामणि ने इन्हों क्या कहा? कीकट कहा था। क्या कहा था? कीकट। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद आएगा आपको। कीकट कहा गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है। आगे सवाल है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था? तो यहाँ पर नंद क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर नंद वंश हो जाएगा, ठीक है। नंद के वंश के बाद ही तो मौर्य आता है। तो नंद वंश क्या था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में राजवंश का शासन था, ठीक है। सिकंदर के भारत के आने के बाद, मतलब भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति अव्यवस्था फैली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एक शासन था, कौन? धनानंद था। वो बहुत ही लालची किस्म का था, और जो है वो जो है जनता का विश्वास नहीं जीत पाया था, ठीक है। तो वो जो है इसी कारण जो है, और साथ में क्या किया था उन्होंने? अपने चाणक्य को अपमान किया था। इस वजह से जो है उनका अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था इसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर नंदवंश हो जाए। आगे भी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर बना? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, मगध हो जाएगा, ठीक है। मगध 16 महाजनपद में से एक था, और ये जो है अभी गया जिला, और ये जो है शक्तिशाली नगर था। ये आपका राइट आंसर डी हो जाता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला प्रचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ये सभी है, ठीक है। डी ऑप्शन। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका बस पता रहो कि यहाँ पर 16 वर्ष में जो आयु आयु में सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा प्रदान किया, सिकंदर राज्य में वापस आ गया फिर। तो यहाँ पर आपका पिता का नाम फिलिप था, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है। आगे शासन निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। मगध राज्य में गणतंत्र शासन जो है व्यवस्था नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना मतलब रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो है जो है बिंबिसार को कहा जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार जानते हैं 15 वर्ष की अवस्था में जो है मगध के सिंहासन में बैठा, और साथ में इन्होंने जो है वह नियमित और स्थायी सेना रखने वाला भारत का पहला ऐतिहासिक राजा बना। यही कारण है कि जो पाली भाषा में जो रचित बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसको सेनिया कहा गया है। सेनिया कहा गया है, जो आपको बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिला। और पहला जो है ऐतिहासिक राजा बना, स्थायी सेना रखने वाला भारत का पहला ऐतिहासिक राजा। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, 40 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो इसको एक बार देख लेना। कौन है? महापद्मनंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। महापद्मनंद जो है उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। डेरियस का प्रथम और अथवा दारा का, या फिर क्या बोलते हैं उसको, दायर बहु, ये जो थे इनका तीसरा शक्तिशाली युद्ध जो है प्रसिद्ध राजा के साथ हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यही आपका महापद्मनंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे सवाल यहाँ पर, डेरियस या फिर डायर बाहु कहा जाता है, डारय बाहु कहा जाता है। 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान को 20वां क्षत्रपीय प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर 360 टैलेंट। टैलेंट क्या था? टैलेंट जो है मुद्रा का एक प्राचीन माप था, ठीक है। प्राचीन माप था ये टैलेंट, इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये राजस्व प्राप्त होता था, इसमें 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंसर। आगे देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? निरियाकस था, एनाक्रिटिस था, जो है एरिस्टोबुलस ये था, हेरोडोटस। यहाँ पर आपका राइट आंसर हेरोडोटस। ये उपरोक्त से हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि महाजनपद काल में श्रेणियों को संचालक क्या कहा जाता था? उसको श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठीन कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता था।
आगे देखिए यहाँ पर गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ होता है यहाँ पर, वो है धनी व्यापारी। यहाँ पर सॉरी, धनी व्यापारी नहीं, यहाँ पर आपका धनी किसान होता है। राइट आंसर क्या होता है, गृहपति का अर्थ क्या होता है इसका। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान होता है। इसको आपको याद रखना है, गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी किसान, धनी किसान याद रखना। आगे सवाल है यहाँ पर, सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक, इसको हम परमा, जो ये वाला आपका सही ऑप्शन है यही वाला होगा, ठीक है। परामर्शदायी संस्था। और देखो महापात्र, ये भी सही है। यहाँ पर बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, ये भी सही है। शैलिक, शैलिक या शुल्काध्यक्ष, ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने में भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक दो तीन चार, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण उसे पुत्र द्वारा मारा गया। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु यहाँ पर अपने पिता को मारकर उससे उसे राज्य छीन लिया और अपने जो है मतलब आक्रामक नीति का पालन कर रहा था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में, तो यह है लिच्छवी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वैशाली नगर वज्जी महाजनपद का राजधानी था। महाजनपद का मतलब प्राचीन में जो राज्य हैं उनका एक प्राचीन मतलब शक्तिशाली राज्यों में से एक होता था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है, गणतंत्र की स्थापना लिच्छियों ने की थी। लिच्छियों, लिच्छवियों हम जो है वो हिमालय ट्राइब से लिच्छे थे, ये इसके बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर कोई इसमें जैसे बाहर से आक्रमण करता है तो ये गणतंत्र राज्य जो है पूरा उसका समर्थन करेंगे। ये आपका ये होगा राइट हासिल हो, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, सूची वन को सूची टू से मिलाइए। महाजनपद राजधानी कुरु का कहाँ था, कुरु का था इंद्रप्रस्थ। और पांचाल का कहाँ था, तो पांचाल का था यहाँ पर तीसरा नंबर, कौन था, अहिछत्र। क्या था, पांचाल का था अहिछत्र। हम इसको लिख देते हैं अहिछत्र। और उसके बाद कौशल, कौशल का कहाँ पर था, तो कौशल सी ऑप्शन, सी का था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। 4 3 2 1, यहाँ पर 4 1 ही है, 4 3 2 1। तो एक में यहाँ पर आपका जो है साकेत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है कौशल, कौशल आपका जो है कहाँ पड़ेगा, साकेत अयोध्या। तो साकेत हो जाएगा ये वाला। उसके बाद वत्स, डी है। तो वत्स का क्या बच गया हमारा, तो जो बचा है उसका आपका हो जाएगा मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है दूसरा नंबर कौसाम्बी हो जाएगा, ठीक है, कौसाम्बी। आपका आपका आंसर मिल गया, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख है, तो वो है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय सूत पिटक के पांचों में से चौथा निकाय है। इसमें जो है गौतम बुद्ध और शिष्यों को जो है यहाँ पर इसमें उपदेश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये हो जाता है। अंगुत्तर निकाय में कितने हैं, 11 निपात है। निपात मतलब अध्याय, ठीक है, इसका मतलब होता है अध्याय, निपात। अंगुत्तर निकाय में 11 निपात है। 1 से लेकर 11 तक क्रम भगवान बुद्ध को दिया गया है, संग्रहित किया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो यहाँ पर अजात शत्रु को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखें, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी पर संगम पाटलिपुत्र नगर बताया, तो था कौन था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उदयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है। पवित्र गंगा नदी के तट पर ये जो शहर बसा हुआ है, यहाँ पर उद्दीन ने ये जो है बसाया था। यहाँ पर राइट आंसर उद्दीन हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर शिशुनाग वंश, वह कौन शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसके काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, काला शोक आपका। इसको काकवर्ण इसी को जाना जाता है। शिशुनाग का ये पुत्र था, ठीक है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक बनता है ये। काला शोक अपनी राजधानी को कहाँ बोलता है, ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है यहाँ पर। तो इसी काल में जो है बौद्ध संगति की द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था काला शोक में। आगे सवाल है, 323 में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, यहाँ पर कहाँ हुई, तो बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। बेबीलोन वापस लौटते समय जो बेबीलोन था उसमें जो है इनका मृत्यु हो गया, ठीक है।
वो ये यहाँ पर मैं 60 क्वेश्चन करा दिया हूँ इस प्रकार से, आपको जो है समझ में आया होगा यहाँ पर सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरी पहले पढ़ा, उसके बाद जो है एमसीक्यू किए। अब यहाँ के बाद आपको कैसे छनाएगा, तो जो है आगे चल के हम प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब महाजनपद से आपको जो है कोई भी सवाल बनता है तो आप आसानी से बना लोगे। इसी वीडियो का आप 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जैन बौद्ध को देखेंगे, तो आप सभी चीज़ों को हम धीरे-धीरे जो है ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाइएगा पढ़ने के तरीके को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार सवाल होगा तो कमेंट ज़रूर करना।